दोस्तों आज हम बात करते हैं आरपीएस एआरओ का जो पेपर लगा था, उसमें हम आपको राजस्थान जीके का पार्ट सोल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों एआरओ का पेपर आपका 2022 के अंदर लगा था, उसमें हम देखते हैं राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका BWHW से अभिप्राय है। ये कोपेन द्वारा किया गया वर्गीकरण है, जिसने BWHW जलवायु किस वर्ग के अंदर आती है। तो कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया है। BWHW जलवायु है आपकी शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आती है। कोपेन द्वारा दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में BWHW आपकी रेगिस्तानी भाग के अंदर आती है, जो आपका पश्चिमी रेगिस्तान है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखते हैं शुष्क व शीत जलवायु, ये भी आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। आर्द्र जलवायु ये आपकी दक्षिणी भाग में AW जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु या हाड़ौती भाग के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों नागौर जो उच्च भूमि है उसकी औसत ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के आसपास है। तो ये आपका 300 से 500 मीटर राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की है दोस्तों, 900 मीटर के आसपास है सबसे ज़्यादा ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अगर क्वेश्चन पूछता है राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपको 370 ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत डूंगरपुर राज्य का शासक कौन था। तो डूंगरपुर राज्य का शासक उस समय उदय सिंह थे। डूंगरपुर राज्य के शासक कौन थे? उदय सिंह डूंगरपुर राज्य के शासक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट 4 राइट हो जाएगा। उदय सिंह और मदन सिंह की बात करें तो झालावाड़ के मदन सिंह, अलवर के विनय सिंह और राम सिंह कोटा के थे। ये आपके कोटा के हो जाएंगे, विनय सिंह अलवर के, और ये मदन पाल है आपका कोटा झालावाड़ इधर की तरफ शासक था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए 1734 के अंतर्गत किया गया था। हम बात करें कि हुरडा सम्मेलन में कौन कौन शामिल नहीं था, तो दोस्तों इसके अंदर बोर्ड ने भी आंसर नहीं दिया है, इसमें डाउटफुल है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इतालवी विद्वान टेशिटोरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। टेशिटोरी की बात करें तो ये राजस्थान के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने राजस्थान के साहित्य के बारे में अनेक कविताएं भी लिखी थी। तो टेशिटोरी का संबंध किससे है? टेशिटोरी का संबंध राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखने से संबंधित है। तो सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखा था टेशिटोरी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी जिले मीठे पानी की नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों मीठे पानी की जिले नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है खारे पानी की जिलों की। तो अगर आपको खारे पानी की जिले अगर याद है तो मीठे पानी की जिले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि जो खारे पानी की आपको याद है तो मीठे पानी की उससे अलग होती है, अपने आप में याद हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। लूणकरणसर ये आपके मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है। तो हम बात करते हैं कि खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की झीलें दोस्तों साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो सा यानी सांबर, ड यानी डीडवाना, का प यानी पंचभद्रा, ल यानी लूणकरणसर। तो ये आपका लूणकरणसर इसके अंदर आ गया। पल्लू का यानी कोचोर, ता यानी तालचापर, और फ यानी, और इस प्रकार ये आपकी ट्रिक है, तो आप याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस रियासत में गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों गोकुलभाई भट्ट थे, वो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और हम बात करें कि एकीकरण के अंदर सिरोही प्रजामंडल का जो
विलय हुआ था वो 2 चरणों में हुआ। 6वें और 7वें चरण के अंतर्गत चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो हम बात करें चंबल नदी का जल प्रवाह राजस्थान के अंतर्गत कितना है, तो राजस्थान के अंदर चंबल नदी का जल प्रवाह है आपका 20.90। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा। 20.90 है वो चंबल नदी का जल प्रवाह है। चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करके कोटा बूंदी इधर होती हुई सवाई माधोपुर देती हुई आपकी सीधी यमुना के अंदर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के यमुना में मिल जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात व सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही है लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका डूंगरपुर और धौलपुर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर आपका डूंगरपुर और धौलपुर सबसे ज़्यादा डूंगरपुर राजसमंद पाली इधर की तरफ सबसे ज़्यादा है, धौलपुर इधर सबसे कम लिंगानुपात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसने लिखा? तो दोस्तों अमर सिंह के काल में पूछा है, तो अमर सिंह का काल याद रखना। अमर सिंह कौन था? अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था जिसके काल में चावंड शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा। अमर सिंह के काल में निसारदीन था जिसने रागमाला का चित्र बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? तो शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी को शूद्र मुक्ति पुस्तक की रचना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती? तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मेनाल नदी। ये जालोर जिले के अंदर नहीं बहती। अब हम बात करें दोस्तों बांडी नदी है, ये आपकी कहाँ बहती है? बांडी नदी आपकी जालोर इधर नागौर की तरफ बहती है बांडी नदी। और सोकड़ी नदी, लूनी नदी ये दोस्तों जालोर के अंदर बहती है। ये सारी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं। अब हम बात करें लूनी नदी की। लूनी नदी का दोस्तों उद्गम होता है आपके अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से होता है और ये इधर पश्चिमी राजस्थान में बहती है। और इसको दोस्तों मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? तो 2000 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है। तो 13वें ऑप्शन का आपका क्वेश्चन का हो जाएगा 69.2। ये आपकी पुरुष साक्षरता है। और हम बात करें कि पुरुष साक्षरता 69.2 ये आपकी पुरुष साक्षरता है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम, ये दोस्तों हर बार क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 10 बार ये रिपीट हो चुका है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चालू किया गया। इसके हमने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है, सूख कर मर गयो। इसका मतलब हो गया कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम आपका 1976 और मरगा यानी 1976, 77, 78 में आपका मरु विकास कार्यक्रम हो जाएगा। अब हम देखते हैं दयालदासरी ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास का वर्णन है। तो दयालदासरी ख्यात उसमें किस राज्य के इतिहास का वर्णन है? इसमें दयालदासरी ख्यात के अंदर दोस्तों बीकानेर राज्य का वर्णन है। ये दयालदास जी बीकानेर के महाराजा के राज के भी माने जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा, बीकानेर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस पुरातात्विक स्थल को दरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? तो किस पुरातात्विक स्थल को
बैतुल घाट के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जोधपुरा जो घाट है उसको धरपुल घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा सोलवे का। अब हम देखते हैं बिलो के किस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 17 का आंसर देना है। तो इसका हो गया आपका नेजा, जो बिलो के स्पर्धा नामक जाना जाता है, स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है नेजा। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए। निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कॉलेज राजस्थान के अंतर्गत कौन सा था। तो दोस्तों सबसे पहले महाराजा कॉलेज जो जयपुर के अंदर है वो सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है डिग्री से संबंधित। और दोस्तों ये महाराजा कॉलेज है वो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ जयपुर के अंदर स्थित हवा महल के पास में ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये 3 नंबर राइट हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, जब द्यो अदो। तो दोस्तों ये ट्रिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रिक को आप अलग से याद रखिए, क्योंकि राजस्थान जीके में ट्रिक से ही आप ऑप्शन का आंसर दे सकते हो। अभी आपको देख लीजिए इसमें सब दो ऑप्शन सब में सेम है। आपको पांचों का अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर देने में सफल नहीं हो। तो इसका आपको हो जाएगा जय यानी जयपुर, भय यानी भरतपुर, जब द्यो यानी दौसा, ए यानी अलवर, और लास्ट का आपका पांचवा हो गया जब दो यानी आपका हो गया जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, और ये आपका धौलपुर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य को सूखाग्रस्त करने के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदू के पत्ती का उत्पादन नहीं होता। तो तेंदू के पत्ती द्वारा बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों। तो तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक विकास कहाँ नहीं होता, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर हम बात करें कि उदयपुर, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा, और इधर उदयपुर के अंदर होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सिरोही के अंदर तेंदू के पत्ते का उत्पादन नहीं होता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है। तो दोस्तों 22वें का आपका ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर और गंगानगर है, वो आपका सही हो जाएगा। सो हम बात करेंगे उच्चतम और न्यूनतम विकास दर की बात करें। उच्चतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर की, और ये आपके गंगानगर की। अब हम बात करें बनास, बेडन, चंबल और शीप नदियों को किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम बनाती है। तो दोस्तों बनास, चंबल और शीप किस जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है। ये आपके सवाईमाधोपुर जिले में चंबल, बनास और शीप का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंतर्गत राइट हो जाएगा। और मैनाल भीलवाड़ा के अंदर भी दोस्तों एक संगम होता है सोममाई जाखम का। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सोममाई जाखम का होता है। अब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी में किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासक के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता था। तो कौन था जिसको लोक कवि कहकर पुकारा जाता था। शंकरदास सामोर को ब्रिटिश शासन काल में खिलाफ लिखने के लिए उनको क्या जाना जाता था, लोक कवि के रूप में। तो यह आपका लोक कवि की उपाधि से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों शंकरदास सामोर हो जाएगा आपका, लोक कवि कहकर पुकारा जाता था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, कौन सा ख्याल है। तो दोस्तों ये आपका
तुराकरंगी ख्याल है और सबसे ज़्यादा तुराकरंगी ख्याल का विकास कहाँ हुआ? मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा तुराकरंगी ख्याल का विकास हुआ। और इसके तुकनगिरार और दो प्रसाय अली और तुकनगिनार दो प्रकार के इसके कलाकार हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी काव्य बरतेश्वर बाहुबली गौर की रचना किसने की? तो बरतेश्वर बाहुबली गौर की रचना आपको बतानी है। तो दोस्तों ये तो आपका साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें आपको रटना है जितने भी ये दे रखिए, तो आपका वज्रसेन सूर्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में समूह में कौन सा सही है? तो आपका दीर्घकालीन जो अकालग्रस्त स्थिति उत्पन्न होती है वो तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन अगर हम बात करें अकाल की, तो आपकी गंगानगर पाली चूरू की तरफ सबसे ज़्यादा अकाल होती है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों सिंचाई भी इधर ही होती है गंगानगर की तरफ ही, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का विकास इसीलिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके अंतर्गत राइट हो जाएगा। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम बताइए। तो कौन सा शासक था जो पृथ्वीराज विजय के अनुसार पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था? तो वो शासक कौन था? वो शासक था आपका पृथ्वीराज चौहान ने ये कार्य किया। तो पृथ्वीराज फर्स्ट की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम था जो 700 चालुक्यों को मार गिराया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों नाकोड़ा पर्वत, पहले तो बात करें नाकोड़ा पर्वत कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों नाकोड़ा पर्वत आपका बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। और नाकोड़ा पर्वत किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नाकोड़ा पर्वत है आपका पश्चिमी अरावली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 सॉरी दोस्तों इसके अंदर आपका 56 की पहाड़ी है, ये बाड़मेर की है। 56 की पहाड़ी नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर के अंदर है और 56 की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, एक तो आपके पास 56 की पहाड़ियाँ और एक 56 का मैदान। तो दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ तो आपके बाड़मेर जिले के अंदर है और 56 का मैदान की बात करें, 56 का मैदान आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो कविराज बांकीदास की बात हो रही है। तो कविराज बांकीदास थे वो आपके जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि थे। जोधपुर के शासक मानसिंह थे, उनके दरबारी कवि कविराज बांकीदास को बताया गया है। तो दोस्तों यह आपका राजस्थान जीके का ARO का पेपर था जो 2022 में लगा है, उसका सॉल्यूशन राजस्थान जीके का हमने आपको करवा दिया है। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी लड़के हमारे चैनल से जुड़ सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। तो थैंक यू दोस्तों।